इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं अपनी जेल भरो तहरीक के ऊपर बात करना चाहता हूं, जो कि पाकिस्तान की जो हकीकी आज़ादी की जंग है, जो हमने पिछली 10 अप्रैल से शुरू की हुई है, उसी के तसलसल है अब ये जेल भरो तहरीक। लेकिन मैं इससे पहले थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि आज जो शहबाज शरीफ ने अभी एक ये बड़ी लंबी सी तकरीर की, जिसमें से मैं एक ही चीज़ समझा हूं कि वो ये तैयारी करवा रहा है कौम को कि क्योंकि IMF से हमने अग्रीमेंट करनी है, इसलिए कौम तैयार हो जाए मजीद और महंगाई के लिए। मुझे यही समझ आई है इसकी। बाकी चीज़ें जो भी हैं वो तो उनके ऊपर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। असल बात यह है कि आज शहबाज शरीफ कौम को कह रहा है कि मजीद और महंगाई के लिए कौम तैयार हो जाए। मैं सबसे पहले सवाल शहबाज शरीफ से पूछता हूं कि क्या आपको पता है ये सोशल मीडिया का ज़माना है? अब जब भी जो बात करते हैं तो अब एक ऐसा ज़माना आ गया है कि एकदम वो आपकी पुरानी तकरीरें और आपकी जो भी आपने पहले लोगों से वादे किए हुए हैं, वो सब 1 मिनट में वो निकाल के सामने ले आते हैं। ये है सोशल मीडिया का ज़माना। सिर्फ चले जाएं कि आपने जब हमारी हुकूमत थी तो आपने किस किस्म की तकरीरें की। आपने कैसे कौम को बताया कि लोग महंगाई में डूब गए हैं, पेट्रोल की कीमत 2 रुपए बढ़ गई, बिजली 2 रुपए यूनिट बढ़ गई, और मार्च करो इस्लामाबाद में, गिरा दो इस हुकूमत को। क्या आपको याद है? अगर आपको याद नहीं तो ये सोशल मीडिया आपके सामने ले आएंगे आपकी सारी तकरीरें। हुकूमत गिराई, आप उस साजिश का हिस्सा थे। आप और यासिर जरदारी और वो जो तीसरा, वो आपके साथ, आपका जो भाई बैठा हुआ था लंदन में, और वो जो एक्स आर्मी चीफ, आपने मिलकर ये किया और शामिल कर लिए बैरूनी ताकतों को। उनको बताया कि कितना इमरान खान आपके खिलाफ है, तो उन सब ने मिलकर ये हुकूमत कराई। आपने वादा किया कि एकदम मुल्क ठीक हो जाएगा, एकदम खुशहाली आ जाएगी। 10 महीने में जो इस पाकिस्तान के साथ हुआ है, दुश्मन भी पाकिस्तान से ये ना करे। 10 महीने के अंदर पाकिस्तान की 50 साल के अंदर, पाकिस्तान की तारीख में 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। हम जब गए थे, जब आपने पूरी 3 लॉन्ग मार्चेस हुई महंगाई के खिलाफ, आपकी सारी PDM ने की, तो तब 12 से 12.5% महंगाई थी। आज 3 गुना महंगाई उससे ज्यादा है। जब आपने इतनी लंबी तकरीर में कहा ना कि अभी मजीद और महंगाई के लिए लोग तैयार हो जाएं, तो अभी 3 गुना ज्यादा महंगाई है जब आपने हमारी हुकूमत गिराई थी। और आपने जब हुकूमत गिराई थी और आपने ये जो 3 गुना ज्यादा महंगाई की थी, तो क्या हुआ था? हमारे जमाने में हम भी IMF के 2.5 साल प्रोग्राम में थे। तो अगर आप IMF के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं, तो हम 2.5 साल IMF के प्रोग्राम में थे। उसके ऊपर कोरोना सारी दुनिया के अंदर एक वबा आई थी, उसकी वजह से सप्लाई लाइंस अफेक्ट हुई थी। जब सप्लाई लाइंस अफेक्ट हुई थी तो सारी दुनिया में महंगाई आई थी। जिसको कमोडिटी सुपर साइकिल कहते हैं, वो सारी दुनिया को हिट किया था। एनर्जी की कीमतें, तेल की कीमत खास तौर पे ऊपर चली गई थी। हमारे दौर में तेल की कीमत $110 से $115 बैरल पे गई थी। आज वो $75 से $85 पे है। तो जो असल वजह थी महंगाई की, वो तो तेल था। तो अब तो तेल नीचे आ गया है। आज जो घी हमारे जमाने में था, वो आजकल जो पाम ऑयल जो बाहर से लेके आते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, वो दुगना था आज के मुकाबले में। आज घी कितना महंगा क्यों है? आज डीजल और पेट्रोल इतना महंगा क्यों है? 100 रुपया ज्यादा है हमारे दौर से।
और क्या वजह कि रुपया गिर गया? तकरीबन 100 रुपया डॉलर महंगा हुआ है। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि हुआ क्या? इस मुल्क में सैलाब आए हैं, जिस तरह हमारे दौर में वो वबा आई, इस मुल्क में जल्जले आए हैं, लेकिन कभी इस तरह की महंगाई नहीं हुई। और आपके दौर में किसी चीज के ना होने की वजह से यह महंगाई हुई है। तो आज ये जो आपने जो आज भी पाकिस्तान की तारीख में फिर से 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है और हमारे दौर से 3 गुना ज्यादा महंगाई है। आज आप कह रहे हैं कि क्योंकि IMF से हमने एग्रीमेंट करनी है, अभी मजीद और महंगाई के लिए तैयार हो जाओ। और फिर ये जो सारे लोग आपने बिठा के ये अवाम को ये तैयारी करवाई थी मजीद और महंगाई की, तो मैं समझा कि आप कोई बड़ा कोई फैसला करेंगे। हम उम्मीद ही रखते रहे कि शायद आपको कोई अवाम की फिक्र हो और आप ऐसी स्टेटमेंट दे दें कि आपने और ये जो आसिफ जरदारी ने और आपके खानदानों ने जो 30 साल से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, जो लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 लग्जरी फ्लैट्स हैं, सबसे बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं रह सकता, बेटा रहता है जो कि 9 अरब पुराने, अब 10 अरब का कम से कम वो जो प्रॉपर्टी एक बेटा रहता है, 1 हाइड पार्क। बाकी इनके बिजनेस इंटरेस्ट है, इनके बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, जरदारी की बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, 30 साल से मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं। तो शायद आपके अंदर कोई तकलीफ होती अवाम की कि वो आधा भी पैसा पाकिस्तान में ले आए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इतनी महंगाई ना करनी पड़ती। तो लोगों से कुर्बानियां ले रहे हैं, लोगों को बार बार पहले ये महंगाई करके मजीद और कुर्बानी लेना चाहते हैं। कोई अपनी भी कुर्बानी दे दें। ये जी हम सरकारी गाड़ियां कम कर देंगे तो पता नहीं गवर्नमेंट वो जो जमीनें हैं हम वो बेच देंगे। इससे लोगों को पागल ना बनाएं। अगर कुछ करना चाहते हैं, जो चोरी का पैसा बाहर रखा हुआ वापस लेके आए। हाल ये है कि जो 100 रुपया, जब 100 रुपया गिरा डॉलर के बनिस्बत, तो इसका मतलब कि ये कौम की 100 रुपए दौलत में कमी आई। और आपके जो डॉलरों में बाहर पैसे पड़े हुए हैं, जो आपका सारा टब्बर बाहर गया हुआ है, वो डॉलरों के अंदर दौलत में इजाफा हुआ। कौम गरीब हुई, आप अमीर हो गए हैं। इससे डिवैल्यूएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मगरमच्छ के आंसू ना हमारे साथ दे कि जी बड़ी तकलीफ है। आप कुछ करना चाहते हैं, बाहर का पैसा लेके आए। और आपने किया क्या? आके 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस अपने NRO 2 लेके खत्म किए। 1100 अरब रुपए के ये सारे आपने आते साथ ही असेंबली में बैठ के अमेंडमेंट की नैब में और ये सारा खत्म किया। और लोगों को कह रहे हैं फिर कि जी आप मजीद और महंगाई के लिए तैयार हो जाए। कौम तैयार है, लेकिन महंगाई के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए तैयार है। और आज जो मैं खास तौर पे जो लाहौर के लोग आज निकले, मैं अपनी पार्टी लीडरशिप भी और लाहौर के लोगों के लिए मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि जेल भरो तहरीक में जिस तरह वो निकले और जिस तरह कौम ने आके उनकी सपोर्ट की, मैं कौम का आज लाहौरियों का शुक्रिया अदा करता हूं। उससे पहले परसों जब मुझे तलब किया अदालत ने और सिर्फ 3 बजे जब फैसला किया और 5 बजे के 4:30 बजे घर से निकला, तो जो जिस तरह कौम निकली सड़कों के ऊपर, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं वकला का शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो क्या आपके सामने नजर आ रहा है, ये शहबाज शरीफ है, देख लो। ये कौम आज इनकलाब के लिए तैयार है। इनको इस तरह की गोलियां अब वो नहीं लेंगी कि अपने इश्तिहारात में तस्वीरें दे दे के दोनों भाइयों की तस्वीरें कि जी सारी तरक्की इश्तिहारात में हुई, अरबों रुपए के कौम के पैसे के अपने पब्लिसिटी के देने के लिए। इससे अब कौम बेवकूफ नहीं बनेगी। कौम ने अपना फैसला कर लिया है। कौम सड़कों के ऊपर आने के लिए तैयार है। मैंने जब से मेरी हुकूमत गई, मैंने तब फैसला किया कि मुल्क के हालात ऐसे नहीं कि मैं अपने मुल्क में कोई नुकसान पहुंचाऊं अपने मुल्क को। मैंने सारी जो अपनी जद्दोजहद की 10 अप्रैल के बाद
वो सारी आइन और कानून के बीच में की। हमारी पूरी कोशिश ये थी कि हमारे मुल्क को हमारी जद्दोजहद से नुकसान ना पहुंचे, हमारी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद से। कि जिस तरह गद्दारी की गई इस कौम से, जो मीर जाफर और मीर सादिक इस कौम के थे, जिन्होंने मुल्क को एक चलती हुई इकोनॉमी को गिरा के और आज घुटनों पे खड़ा कर, पाकिस्तान घुटनों पे है। आज हम IMF बल्कि किसी भी दुनिया की अब ताकत के सामने, जब मुल्क ही बैंकरप्ट हो गया तो हम क्या बात कर सकते हैं? ये आपकी और आप गद्दारों की जिम्मेदारी है। आप जिम्मेदार हैं इसके कि जिन्होंने इस मुल्क को आज यहां खड़ा किया है। इंडस्ट्री बंद हो गई है, हर रोज लोग बेरोजगार हो रहे हैं। फैसलाबाद जाके देखें, जिधर मजदूर नहीं मिलता था, आज वहां हालात देखें। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। इसका कौन जिम्मेदार है? इसके आप और आपके सहूलतकार जिन्होंने ये साजिश की थी, आप जिम्मेदार हैं। मुल्क को यहां लाके खड़ा कर दिया है कि जो मुल्क 6% के ऊपर ग्रो कर रहा था, 17 साल के बाद मुल्क की ग्रोथ रेट इतनी थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था, ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेज रहे थे, रोशन डिजिटल अकाउंट में $5 अरब आ गया था, हमारे मुल्क में तारीखी डॉलर आया था। और उस टाइम पे 50 लाख हमने नौकरियां दी थी। और इसके बावजूद कि दुनिया के अंदर एक आलमी महंगाई आई थी और वो इंपोर्ट हो रही थी, उसके बावजूद हम रोक के रखे हुए थे। हमने पूरी कोशिश की अवाम पे जोर ना पड़े। उस गवर्नमेंट को गिरा के आज पाकिस्तान को उधर खड़ा किया है। मैं ये समझता हूं कि ये तकरीबन ऐसे लगता है कि साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ। और ये जो मेरी हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है, वो मुल्क को इस तरह के गद्दारों से आज़ाद करने के लिए। हमारा मकसद क्या है? पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो, जंगल का कानून ना हो। हम वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, इंसाफ हो। हमारे साथ जो किया गया, जब से हमारी हुकूमत गिराई, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया गया हमारे खिलाफ। हमारे जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, बुनियादी हुकूक, जिसके ऊपर एक माशरा खड़ा होता है, जो एक इंसान की हिफाजत करता है ताकतवर के जुल्म से। जो एक हुकूमत जब गलत काम करे तो एक आइन उसके बुनियादी हुकूक की हिफाजत करता है, वो खत्म किए गए। जो 25 मई को हुआ, लोगों के घरों में घुस घुस के इन्होंने, लोगों ना चादर ना चार दीवारी का सोचा, लोगों के ऊपर जो जुल्म किया, ना औरतों के देखे। एक 11 साल के बच्चे को उठा के सुबह के 3 बजे ले गए पुलिस स्टेशन, क्योंकि बाप नहीं था उसका। जो 2 लोग हमारे शहीद हुए, उसमें कितने लोग इंजर्ड हुए। औरतें बच्चे देख रहे थे, उनके ऊपर टेयर गैस शेलिंग की, पुरअमन एहतजाज हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मकबूजा कश्मीर में है, कि जैसे कोई बैरूनी हमारे ऊपर ताकत जुल्म कर रही है। कोई किसी को फिक्र नहीं थी कि एक बुनियादी हक है एक जमहूरियत के अंदर कि पुरअमन एहतजाज किया जाए। उसके बाद केसेस बनाए गए, नैब केसेस बनाए गए। और मैं ये नैब चेयरमैन जो इनका खास नून लीग का आदमी था, उसने भी, वो भी मजबूर हो गया कहने के लिए कि झूठे केसेस बना रहे हैं, और जिन लोगों के ऊपर केसेस बनाए जाए उनको माफ किया जा रहा है। 1100 अरब रुपया। आपको पता होना चाहिए कि हमारे 3 साल में, 3.5 साल में 480 अरब रुपया नैब ने रिकवर किया, जो पाकिस्तान के खजाने में आया। 480 अरब रुपया 3-3.5 सालों में। 1100 अरब रुपया मजीद और आना था, इन्होंने सब माफ करवा लिया। और फिर लोगों को कहते हैं जी मजीद और तैयार हो जाए महंगाई के लिए। हमारे फंडामेंटल राइट्स ना इन्होंने उसकी फिक्र की। नैब, FIA, जिस तरह के हर दूसरे दिन केसेस, मेरे ऊपर 70 FIRs काटी हैं, कोई फिक्र नहीं है, जितनी मर्जी करें। इसलिए हमने ये जेल भरो तहरीक का लोगों का खौफ उतारने के लिए, खौफ की जंजीर तोड़ने के लिए, कि ये जो खौफ देते ना हम जेल में डाल देंगे, पूरी कर लो अपना शौक। देखा जिस तरह आज लोग निकले हैं,
ساری ہماری لیڈرشپ نے خود لیڈ فرام دا فرنٹ کیا. انہوں نے کہا ہم تیار ہیں جیلوں کے لیے. ہم نے 200 لوگ تیار کیے تھے, ہزاروں لوگ تیار ہو گئے جیلوں میں ڈالنے کے لیے. وہ پشاور سے مجھے کالیں آ رہی ہیں کہ جی 200 کا نہ بتائیں, ہم تیار بیٹھے ہیں, کل لیڈرشپ تیار بیٹھی ہے, ہزاروں لوگ تیار بیٹھے ہیں جیلوں میں جانے کے لیے. پنڈی سے کالیں آ رہی ہیں, ہم تیار بیٹھے ہیں. پاکستان تیار بیٹھا ہے کیونکہ پاکستانی تنگ آ چکے ہیں. یہ جو ہمارے اوپر یہ جب سے امپورٹڈ حکومت اور یہ مجرموں کی حکومت آئی ہے, مجھے کوئی بتائے, میں آج سارے پاکستانیوں سے پوچھ رہا ہوں, مجھے بتائیں اس ملک کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے جدھر ایک مفرور, ایک بگوڑا ملک سے قانون سے بھاگا ہوا اربوں روپے کی پراپرٹیز میں باہر بیٹھ کے اور ملک کے فیصلے کر رہا ہے. مجھے یہ صرف میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کون سے مہذب معاشرے میں اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں. جب یہ پرائم منسٹر تھا اس نے خریدی لندن میں, ایک رسید نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے. یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ پیسہ منی ٹریل کدھر سے گئی ہے, کچھ نہیں بتا سکتا. وہ فیصلہ کر رہا ہے ملک کا. اس کا بھائی شہباز شریف جس نے آج لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ جی ابھی اور مزید مہنگائی آئے گی, 24 ارب روپے کے یہ کرپشن کیسز میں پکڑا جانے والا تھا. اس کی ٹرائل ہو رہی تھی, اس کے اور اس کے بیٹوں کی. ایک بیٹا مفرور تھا, دوسرا بیٹا ان کی ٹرائل تھی. 16 ارب روپے ایف آئی اے کے کیسز جس میں یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے. نوکروں کے نام پہ 16 ارب روپیہ لیا. اور یہ جو پیسہ نظر آ گیا, اس کے علاوہ جو پیسہ کسی کو نہیں پتا. 8 ارب روپے کے نیب کا کیس, جو یہ نیب چیئر نے ریزائن کیا ہے, اسے پوچھیں تو صحیح کہ یہ آپ کے سامنے نہیں آیا 8 ارب روپے کے کیسز. اور وہ کیا کیس تھا؟ انہوں نے یہاں سے ہنڈی حوالے سے پیسہ باہر بھیجا اور پھر ان لوگوں کے نام پہ چینی والا اور پاپڑ والا اور ان کے نام پہ پیسہ ریمیٹنسز دکھا کے بھجوائی. فراڈ کیا. چیف منسٹر تھا وہ آدمی, پرائم منسٹر ہے. آصف زرداری دنیا کے اندر اس کی چوریوں کا پتہ ہوا ہے. اس کو مجھ سے 10% کہتے تھے. فیک اکاؤنٹس کیسز میں یہ پکڑا ہوا تھا. اربوں روپے اس ملک اس نے علیحدہ ملک سے باہر بھجوائے. وہ اس ملک کا دانشور بنا ہوا ہے, وہ چیف ایڈوائزر ہے اس کی, وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے. رانا ثناء اللہ جتنا اپنا ان کا نون لیگ کا وہ منسٹر کہتا ہے, اس کا باپ کہتا ہے کہ اس نے 18 قتل کیے ہیں. کئی فیصلہ آباد کے لوگوں سے پوچھیں کہ اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے, کون سا جرم ہے جس میں یہ ملوث نہیں ہے. یہ آج ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور قوم کو کہتی ہے کہ جی ان کی غلامی کریں. اور جب قوم نکلتی ہے تو ہمارے سارے مار دھاڑ کرنا, راتوں کو پکڑنا, کیسز کرنا کہ ہم کس طرح کے کوئی غلام ہیں, ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں. یہ قوم یہ برداشت نہیں کرے گی. اور میں آج وارننگ دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ اسی طرح اگر ایک ملک کا جب قانون ہی نہیں رہے گا, جب بنیادی حقوق عوام کے نہیں رہیں گے, جب آئین کی اوپن وائلیشنز ہوں گی. 90 دن کا آئین سٹیٹ کرتا ہے بلیک اینڈ وائٹ. الیکشنز 90 دن کے آگے نہیں جا سکتے. 90 دن کے بعد یہ کیئر ٹیکر نہیں رہ سکتی. پہلے تو شرم کی بات ہے کہ اس بددیانتدار الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمیشنر ہے, اور انشاءاللہ اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, وہ چیف الیکشن کمشنر نے جس طرح کی 2 کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی ہیں. کیئر ٹیکر کا مطلب ہوتا ہے نیوٹرل کیئر ٹیکر. یہ اس طرح ہے کہ یہاں شہباز شریف حکومت کر رہا ہے اور ادھر فضل الرحمان حکومت کر رہا ہے پختونخوا کی. سارے اپنے لوگ بٹھا کے وہ پولیس والے, میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں اور میں وہ پولیس والوں کو بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے اوپر یہاں ظلم کیا تھا 25 مئی کو, انشاءاللہ جو مرضی یہ کر لے, حکومت تو آنی ہے ہماری. میں انشاءاللہ اپنے اللہ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ اس باری پہلے تو آپ نے قانون توڑ کے بچ گئے, پہلے تو آپ نے غیر قانونی چیزیں کی اور ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی زیادتی کر کے ظلم کر کے بچ گئے. اس باری آپ نہیں بچیں گے,
یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. میں زندہ رہا میں انشاءاللہ انشور کروں گا کہ اس ملک میں جو ظالم ہے, جو بے قصور لوگوں پہ, جو جمہوریت کے اوپر اٹیک کرتا ہے, انشاءاللہ آپ کو ہم قانون کے کٹارے میں کھڑا کریں گے. اور میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ تیاری کریں. اگر انہوں نے 90 دن سے آگے الیکشن کیے تو اس کے بعد ساری قوم کو نکلنا پڑے گا. جب تک آپ نکلیں گے نہیں, اس کا مطلب کہ قانون ختم ہو جائے گا 90 دن کے بعد. اس کا مطلب آئین ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہمارا معاشرہ ڈکلیئر ہو جائے گا بنانا ریپبلک. اس کا مطلب کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان میں صرف جنگل کا قانون ہے. اس لیے عوام نے اس ملک کے آئین کی حفاظت کرنی ہے. اور جس طرح کا اٹیک کیا جا رہا ہے پاکستان کے ججز کے اوپر, جس جج سے ان کو لگتا ہے کہ جی ہمارے خلاف فیصلہ دے دے گا, اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ مافیا ہے. میں یاد کرانا چاہتا ہوں قوم کو کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو حملہ کیا اس کے اوپر ڈنڈوں سے. یہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ہے. جمہوریت میں چھوڑے, آمریت میں اس کی مثال نہیں ہے کہ ایک سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا اور ایک دیانتدار چیف جسٹس سجاد علی شاہ اس کو بگایا گیا. اور پھر یہ جو بھی جو تاڑڑ یہ جو ہے کوئی لا منسٹر, اس کا نانا یا دادا جو بھی تھا, اس نے پیسہ چلایا, اس نے بریف کیس چلا کے باقی ججز کو خریدا. یہ ہے ان کی تاریخ. یہ ہے وہ مافیاز. یہ کبھی بھی آزاد اور مضبوط عدلیہ کو کبھی ٹالریٹ نہیں کریں گے. یہ کبھی قانون کی حکمرانی نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ جو لوگ قانون توڑتے ہیں, جنہوں نے کرپشن کرنی ہے, جو پیسہ, جنہوں نے این آر او لینا ہے, وہ کبھی بھی رول آف لا نہیں آنے دیں گے پاکستان میں. اس لیے میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تیاری کرنی ہے. ہم نے جو جیل بھرو تحریک ہے وہ آغاز ہو گیا لاہور سے. میں پھر سے لاہور کے لوگوں کو خاص طور پہ جس طرح وہ نکلے اور انہوں نے سپورٹ کی, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اپنی سینئر لیڈرشپ جس نے خود فیصلہ کیا کہ نہیں ہمارے سے شروع ہوگی گرفتاریاں, میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جو مجھے کل ابھی سے میسیجز آ رہی ہیں پشاور سے کہ ساری لیڈرشپ وہاں بھی تیار ہے اور عوام بھی تیار ہے جیلوں کے لیے, میں ان کو ابھی سے خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ حقیقی آزادی, یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے. یہ اصل میں جو ہماری آزادی ادھوری رہ گئی تھی 1947 میں, جب ہم پوری طرح آزاد نہیں ہوئے تھے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہماری قوم کو پوری طرح سمجھ نہیں آیا تھا. جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ کبھی کسی قسم کی غلامی نہیں کرتا, اور خاص طور پہ خوف کے بت کی کبھی